हेलो बच्चों। आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग मिक्सचर्स के पीएच को कैलकुलेट करते हैं। सॉल्ट जो हैं वो हाइड्रोलाइज होके सॉल्यूशन का नेचर किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरह से उनमें पीएच कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप वेरियस सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें और कई सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे थे पार्ट वन में। नाउ पार्ट टू में नेक्स्ट हम उसके जस्ट बाद की बात कर रहे हैं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट जो हम ले रहे हैं दैट इज अबाउट बफर सॉल्यूशन। अब देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिनमें अगर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस मिलाएं और सॉल्यूशन पीएच चेंज को रजिस्ट करे तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन क्या करता है? रजिस्ट चेंज इन पीएच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीएच चेंज होगा नहीं। पीएच में जो भी चेंज आने थे उसके रिस्पेक्ट में काफी स्मॉल चेंजेस दिखेंगे अगर हम बफर में कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं। अब बफर देखो दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो है मिक्स्ड बफर, ठीक है। मिक्स्ड बफर में एक है एसिडिक बफर एंड दूसरा है बेसिक बफर। अच्छा, एसिडिक बफर में हमको पता है कि अगर कोई वीक एसिड एच है और उसका कॉन्जुगेट बेस सॉल्यूशन में पड़ा हो तो इस तरह का जो मिक्सचर होगा इसको हम बोलेंगे एसिडिक बफर। और इसमें इन दोनों का रेशियो जो है वो 1/10 to 10 इस मोल रेशियो की रेंज में होना चाहिए, तभी ये पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा। तो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए और किस रेशियो में? 1/10 to 10, तभी सॉल्यूशन एसिडिक बफर की तरह बिहेव करेगा। और इसकी पीएच हम हेंडरसन इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज पी के प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ conjugate base डिवाइडेड बाय वीक एसिड। या इनके मिलीमोल्स मोल्स का रेशियो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी में चाहो तो फार्मूले को H प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो बफर में है दैट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ha अपॉन A माइनस। सिमिलरली बेसिक बफर की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में अगर वीक बेस पड़ा है और उसका कॉन्जुगेट एसिड पड़ा है तो इस तरह का सॉल्यूशन जो होगा उसको हम बेसिक बफर बोलेंगे। और यहाँ भी सेम कि इन दोनों का जो रेशियो है वो 1/10 to 10 इस मोल रेशियो की रेंज में है अगर, तभी ये पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा। और इसके लिए सिमिलर फार्मूला है बट यहाँ पे पीओएच की फॉर्म में लिख रहे हैं फार्मूला। तो पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। ये कंसंट्रेशन का रेशियो ले सकते हैं या मोल मिलीमोल का रेशियो ले सकते हैं, जो भी हमें आसानी से निकल जाए। और करस्पॉन्डिंग अगर OH आयन कंसंट्रेशन लिखें तो OH आयन कंसंट्रेशन ऐसे लिख पाओगे Kb, क्योंकि कई बार डायरेक्ट OH आयन कंसंट्रेशन भी पूछ ली जाती है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरीके से बफर में पीएच या पीओएच, H प्लस या OH हम निकालेंगे उस बफर को आइडेंटिफाई करके। अब देखो बफर में कोई भी हो, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। या तुम बात करो वीक बेसिक बफर में क्या हो रहा है, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो एसिड डालते हैं बफर में तो एसिड डालने से बेसिकली क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट एसिड से रिएक्ट करेगा और कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट या बेस का अमाउंट कम होगा, एसिड का अमाउंट बढ़ेगा।
और अगर हम बेस मिलाते हैं बफर सॉल्यूशन में, तो बेस मिलाने से अगर हम देखें तो उल्टा रिएक्शन होगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसको बेस वाले पार्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना? और एसिड का अमाउंट कम हो जाएगा। तो जो भी हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग से कॉन्जुगेट एसिड बेस के अमाउंट कम ज्यादा होते रहेंगे और पीएच में करस्पॉन्डिंग हमें चेंज नजर आएगा। तो इस तरीके से ये बफर काम करता है। बफर में यहाँ पे एक टर्म और भी यूज आता है अपना, बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी जो है, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स जो एसिड या बेस के हम ऐड कर रहे हैं 1 लीटर बफर में और करस्पॉन्डिंग चेंज इन पीएच, इस रेशियो को ही हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। अगर बफर कैपेसिटी ज्यादा है बफर सॉल्यूशन की, तो पीएच में जो चेंज होगा उसकी वैल्यू क्या दिखेगी? स्मॉल दिखेगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा बफर कैपेसिटी होगी बफर सॉल्यूशन की, बफर उतना ज्यादा रजिस्ट करेगा। और बफर कैपेसिटी को अगर हम मैक्सिमाइज करें, ठीक है ना, बफर कैपेसिटी को अगर हम मान लो मैक्सिमाइज कर रहे हैं डिफरेंशिएट करके, तो बफर कैपेसिटी एक्स बेसिकली अमाउंट है जो भी कम ज्यादा हो रहा है एसिड कॉन्जुगेट बेस का। तो ये बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब अप्रोच करेगी? जब सॉल्यूशन का पीएच पी के ए के बराबर होगा, तब बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। या बोल सकते हैं कि जब कॉन्जुगेट बेस और एसिड का रेशियो 1 के बराबर होगा, उस केस में बफर सॉल्यूशन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखाएगा। ठीक है, तो बफर कैपेसिटी को अगर रफली प्लॉट किया जाए तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरह का रफली ग्राफ आता है और ये वैल्यू मैक्सिमम बफर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है इतना तो पॉइंट? और एक चीज और यहाँ पे, वर्किंग पीएच रेंज फॉर बफर, ये क्या है? तो हमें पता है कि बफर में कॉन्जुगेट बेस एसिड का रेशियो 1/10 से 10 होना चाहिए। तो अगर मान लो एसिडिक बफर के करस्पॉन्डिंग देखें और रेशियो अगर हम 1/10 करें, तो पीएच आ जाएगी पी के ए -1। अगर रेशियो 10 करें तो पीएच आ जाएगी पी के ए +1। तो पी के -1 से पी के +1 जो है, ये बफर की पीएच रेंज है। इसी में बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट कर पाएगा अगर हम एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है यहीं पे कि भाई डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है बफर पे। तो डाइल्यूशन में जब हम बात करते हैं तो लार्ज डाइल्यूशन की, बहुत लार्ज डाइल्यूशन की बात नहीं करते। तो नॉर्मल डाइल्यूशन में बफर का पीएच जो है वो चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज हमें पिक करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली बात क्या की जा रही। नॉर्मली डाइल्यूशन करोगे तो पीएच में कोई फर्क नहीं दिखेगा, पीएच वैसा ही बना रहेगा, कांस्टेंट। ठीक। अच्छा, ये तो हमारा था मिक्स्ड बफर, और दूसरे होते हैं सिंपल बफर भी। सिंपल बफर बेसिकली क्या होता है कि वीक एसिड प्लस वीक बेस के जो सॉल्ट हैं वो काम करते हैं सिंपल बफर का। जैसे CH3 COONH4+ जो है, ये सिंपल बफर का काम करेगा। इसकी पीएच बाकी कैलकुलेशंस वगैरह का हम लोग को ऑलरेडी आइडिया है। तो ये है अबाउट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस भी इस पर देखेंगे अच्छे लेवल के ना। एक पॉइंट छोटा सा है, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है?
जनरली ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं इंडिकेटर, जो अपना आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं इंडिकेटर। मतलब अगर एसिड ले रहे हैं ऑर्गेनिक, तो सपोज हमने HIN लिया, तो HIN इसका अनआयनाइज्ड फॉर्म बोलोगे, और जब एसिड है वीक तो आयनाइज भी होगा H प्लस और IN माइनस में, तो IN माइनस इसका बेसिक फॉर्म बोलोगे या आयनाइज्ड फॉर्म बोलोगे। तो आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म के अलग अलग कलर होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक एसिड बेस क्या काम करते हैं, इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर की 1 या 2 ड्रॉप ही डालते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन जनरली जिस टाइट्रेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो एसिड बेस्ड सॉल्यूशन है, जो होते हैं कलरलेस। तो 1 या 2 ड्रॉप इंडिकेटर की डालने से सॉल्यूशन हमें उसी कलर का नजर आता है जो इंडिकेटर का कलर है। और जैसे ही सॉल्यूशन का नेचर बदलता है, ठीक है, इंडिकेटर कलर चेंज करता है, सो कलर चेंज इन सॉल्यूशन भी हमें ऑब्जर्व हो जाता है। जैसे अगर मान लो एसिड में हमने ये डाल दिया इंडिकेटर का 1 या 2 ड्रॉप, तो एसिड में H प्लस काफी ज्यादा होगा, और H प्लस इसके लिए कॉमन आयन का काम करेगा, तो रिएक्शन पीछे भागेगी। और पीछे भागी रिएक्शन अगर, तो HIN काफी बढ़ जाएगा, एंड IN माइनस जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन किसका नजर आएगा, किसका कलर दिखेगा, HIN का। या इसी तरह मान लो बेस है, बेस में इंडिकेटर हमने 1-2 ड्रॉप डाला, तो बेस में क्या OH आयन काफी ज्यादा होंगे, और OH आयन काफी ज्यादा होंगे तो H प्लस को कंज्यूम करेंगे, तो ऑड आयन इफेक्ट लगने के कारण रिएक्शन आगे भागेगी, और आगे भागी रिएक्शन तो HIN काफी कम हो जाएगा, और HIN काफी कम हो जाएगा, और IN माइनस काफी बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो डोमिनेटिंग कलर होगा वो IN का होगा, ठीक है ना। तो अगर इंडिकेटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट हम KIN कंसीडर करें, तो हम लिख सकते हैं KIN इक्वल टू H प्लस इंटू IN माइनस डिवाइडेड बाई HIN, ठीक है। या इसको इस तरह फिर रीअरेंज कर पाएंगे, H प्लस इक्वल टू KIN इंटू HIN डिवाइडेड बाई IN माइनस। अब बेसिकली होता क्या है कि सॉल्यूशन में जो रेशियो है HIN और IN माइनस का, ठीक है ना, ये रेशियो चेंज होता है सॉल्यूशन की पीएच से। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करती है कि रेशियो क्या होगा, और इस रेशियो से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ठीक है ना। इसी फार्मूले को पीएच की फॉर्म में अगर लिखोगे तो ऐसे नजर आएगा, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। तो इसमें बस ध्यान रखना कि सॉल्यूशन का पीएच डिसाइड करेगा कि ये रेशियो क्या होगा, और रेशियो के बाद हमें पता चलेगा कलर क्या होगा। अच्छा, यहाँ जो आइस का सेंसिटिविटी लेवल है वो क्या है कि एक कलर दूसरे के रिस्पेक्ट में मिक्सचर में अगर 10 टाइम या उससे ज्यादा हो तभी क्लियर ऑब्जर्व कर पाता है कि कौन सा कलर है। थ्योरेटिकली ये बात हो रही है सारी। तो IN और HIN में अगर हम बात करें कि 1/10 है रेशियो या 10 है, तो 1/10 से 10 के बीच में कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। 10 से बड़ा है रेशियो तो IN माइनस का कलर ऑब्जर्व होगा, और 1/10 से छोटा है तो HIN का कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग अगर पीएच चेक करें तो पीएच फार्मूले में लॉग लगा के लिख सकते हैं। तो 1/10 के करस्पॉन्डिंग पीएच आ जाएगी PKIN-1, और 10 के करस्पॉन्डिंग पीएच आ जाएगी PKIN+1। तो इसका मतलब इस पीएच रेंज में कोई कलर नहीं दिखेगा, इससे ऊपर है तो कलर IN का दिखेगा, नीचे है तो कलर HIN का दिखेगा। तो ये जो पीएच रेंज होती है, दिस इज कॉल्ड कलर ट्रांजिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर।
ठीक है, तो थ्योरेटिकल रेंज है जो PKIN -1 से PKIN +1 है। प्रैक्टिकली जो रेंज होती है वो इंडिकेटर की टेबल्स जब आप देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएंगी, तो याद भी रखनी है उसको। ठीक है, तो ये बात हुई इंडिकेटर की, ये बात हुई बफर की। अब नाउ जरा देख लेते हैं टाइट्रेशन और फिर अप्लाई करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक टेबल है इंडिकेटर की। इसमें आप देखो अलग अलग इंडिकेटर्स दिए, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, उसकी कलर ट्रांजिशन रेंज दी गई 3.2 से 4.4, और कलर इसका रेड टू येलो है। तो ये इंडिकेटर की रेंज मतलब और कलर क्या चेंज हो रहा है ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज में आता है। और इसमें भी अगर देखें तो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो फिनोप्थलीन, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनमें तो कम से कम बिल्कुल ध्यान ही रखिए कि क्या एग्जैक्टली रेंज होगी। बाकी याद तो सारा ही रखना चाहिए आपको। ठीक है, नाउ अब आता है टाइट्रेशन पे। तो देखो, टाइट्रेशन बेसिकली जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सबका एप्लीकेशन जाके टाइट्रेशन में नजर आता है। बफर, सॉल्ट, इंडिकेटर्स, ये सब चीजें टाइट्रेशन में नजर आती हैं। तो टाइट्रेशन में अलग अलग पॉइंट है। एक तो टर्म आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है ना। और पॉलीप्रोटिक जो वीक एसिड्स बेसेस है, इनमें मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट हो सकते हैं। दूसरा एक टर्म आता है एंड पॉइंट। जहां पर इंडिकेटर कलर चेंज करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है ना। इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब टाइट्रेशन में जैसे हम बात करें तो टाइट्रेशन समराइज कर देता हूं। जब आप टाइट्रेशन पढ़ोगे तो टाइट्रेशन एक तो पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड है बीकर में और स्ट्रॉन्ग बेस ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऐड कर रहे हैं। दूसरा टाइट्रेशन पढ़ोगे वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से। तीसरा टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से। और चौथा टाइट्रेशन हम पढ़ेंगे वीक एसिड का वीक बेस से। ठीक है ना। तो जब टाइट्रेट करेंगे तो अलग अलग रेशियो पर, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो तो ठीक है, टाइट्रेशन होता चलेगा प्रॉपर। लेकिन इस केस में अलग अलग रेशियो पे सॉल्यूशन बफर भी नजर आएगा और इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें सॉल्यूशन में सॉल्ट नजर आएगा। ऐसा हमें देखने को मिलेगा इन केसेस में। अब इंडिकेटर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ऑल इंडिकेटर सुटेबल होते हैं, सारे इंडिकेटर शो कर देते हैं टाइट्रेशन प्रॉपरली। लेकिन अगर एक कंपोनेंट वीक है, जैसे सेकंड थर्ड हमें दिख रहा है, एक कंपोनेंट अगर वीक है तो उस केस में हमें एक सुटेबल इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होती। अब सुटेबल इंडिकेटर का मतलब, सुटेबल इंडिकेटर ऐसा जिसकी कलर ट्रांजिशन रेंज के अंदर इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा हो। ये मान लो इंडिकेटर की कलर ट्रांजिशन रेंज है CTR, कलर ट्रांजिशन रेंज। तो इक्विवेलेंस पॉइंट इसके अंदर आना चाहिए। अगर इक्विवेलेंस पॉइंट मिड पॉइंट है कलर ट्रांजिशन रेंज का, तो ऐसा इंडिकेटर होता है बेस्ट इंडिकेटर। ठीक है ना। और जो लास्ट है वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन, इनमें कोई भी इंडिकेटर डाल लो प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे पाता। ठीक है ना।
और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में ग्राफ लगभग वर्टिकल आता है, ये चीज तो ध्यान रखना कि टाइट्रेशन कर्व जो है वो लगभग इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा। जबकि इस केस में वीक एसिड का टाइट्रेशन कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो यहाँ पे वर्टिकल नहीं दिखता, यहाँ थोड़ा टिल्टेड दिखता है, फिर ऐसा आएगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन अगर करोगे वीक बेस से, ठीक है ना, तो इस केस में देखोगे तो इसमें भी टिल्टेड ही नजर आएगा। और वीक एसिड वीक बेस में क्या काफी छोटा रेंज होता है चेंज का, तो इंडिकेटर इंडिकेट नहीं करता। तो ये पॉइंट टाइट्रेशन में ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। भाई जैसे कई बार क्या होता है कि पॉलीप्रोटिक एसिड का टाइट्रेशन हम करते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का करते हैं, तो ऐसे केस में मल्टीपल इंडिकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इक्विवेलेंस पॉइंट होते हैं, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके से एप्लीकेशन ये बनता है। तो स्क्रीन पर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हमको नजर आ रहा है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली 40 ml वीक बेस का सॉल्यूशन है और इसको हम HCl के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं और पीएच सॉल्यूशन का 10 और 9 आ रहा है जब 5 ml और 20 ml एसिड हम मिला रहे हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का पूछा है कि कितना होगा। तो अगर बेस BOH है तो मान लो हम रिएक्शन लिखते हैं कि BOH को HCl से टाइट्रेट किया जाए, तो ये बनेगा BCl प्लस H2O। अब स्टार्टिंग में हमारे पास अगर देखोगे तो 40 ml है बेस का, इसमें हमने मान लिया कि N0 मिलीमोल बेस के हैं और HCl का हमें मोलरिटी नहीं पता, लेकिन जो भी है, अच्छा नॉर्मलिटी पता है 0.1, तो मोलरिटी भी 0.1 होगी। तो पहले केस में हमने 5 ml मिलाया है और 5 ml मिलाया है तो 5 इंटू 0.1 मतलब 0.5 मिलीमोल HCl के डालें पहले केस में, तो HCl रिएक्ट कर जाएगा, बेस बचेगा N0 माइनस 0.5 और ये BCl बन जाएगा 0.5। तो सॉल्यूशन यहाँ पे बफर की तरह काम करेगा जिसका कि पीएच जो है वो 10 है। अच्छा अब बात आती है कि रिएक्शन हमने पूरी क्यों नहीं कराई। तो देखो अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती तो ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का और इसका पीएच जो है वो 7 से कम आता, ठीक है ना। अभी पीएच लेकिन दिया है 10 और 9, इसका मतलब पूरा रिएक्शन नहीं हो रही है, पार्शली बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू है, अच्छा अब यहाँ एक चीज नोटिस करोगे कि ये वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है कि नहीं, Cl तो बेकार है, तो ये वीक बेस और B प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो सॉल्यूशन क्या काम करेगा, बफर का। और बफर का काम करेगा तो बेसिक बफर है ये, जिसका पीएच है 10 तो पीओएच होगा 4, तो पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। इस तरीके से इक्वेशन बन सकती है। अच्छा दूसरे केस में अगर देखें तो दूसरे केस में 20 ml मिलाया था हमने एसिड और 20 ml एसिड अगर मिलाया था तो इस केस में अगर यही सेम रिएक्शन लिख रहे हैं BOH प्लस HCl से BCl प्लस H2O, तो इसके तो N0 मिलीमोल थे, ये 20 ml मिलाया था और 20 ml मिलाया था तो ये 2 मिलीमोल हो जाएंगे और ये 2 मिलीमोल हो गए अगर इस केस में, तो अभी भी पीएच 7 के ऊपर ही है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, तो ये N0 माइनस 2 बचेगा एंड प्रोडक्ट
तो यहाँ पे पीएच आ रही है 9, तो पीओएच हो गया 5, तो पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। तो देखो हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इनको अगर दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये के बी की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻5 नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? इसमें चाहो तो इजी बनाने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन वो वाला फार्मूला भी लगाया जा सकता है जो बेसिक बफर में हमने लिखा था कि भाई OH आयन कंसंट्रेशन जो है दिस इज इक्वल टू के बी, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्जुगेट एसिड, या मिलीमोल का रेशियो ले लो, तो बेस यहाँ N0 माइनस 0.5 है और एसिड जो है कॉन्जुगेट एसिड ये है 0.5 पहले केस में, और OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻4। तो ऐसी दो इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो। दूसरी इक्वेशन में यही चीज 10⁻⁻5 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू के बी इंटू N0 - 2/2। तो ये दो इक्वेशन बना के भी डायरेक्ट लाया जा सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन सी इक्वेशन ज्यादा इजीली रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो ध्यान रखना है हमें इसका। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ग्लाइसिनियम हाइड्रोक्लोराइड हमें ये दिया है NH2CH2COOH HCl। इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि NH3 प्लस CH2COOH, क्योंकि Cl तो किसी काम का है नहीं। और अगर ये देखोगे तो इसमें एक तो H प्लस एसिडिक जो है NH3 के पास है और एक COOH के पास है। इसका मतलब ये H2A की तरह का एसिड है। ये जो काम कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है, H2A से टाइप का, और इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं NaOH से, और टाइट्रेशन NaOH से कर रहे हैं तो पीएच हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पर जो है वो आ जाएगी 9.6, सॉरी, फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच आ रही है 2, और सेकेंड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच आ रही है 9.6। तो अगर ये H2A टाइप है तो फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब हो गया कि H2A कन्वर्ट हो रहा है पार्शली HA में, ठीक है ना? और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट होता है तो पूरा HA में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसका मतलब आधा कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर ये A0 रहा होगा तो ये A0/2 बचेगा और ये A0/2 बनेगा। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का ही तो सॉल्यूशन नजर आएगा फर्स्ट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे, और कॉन्जुगेट एसिड बेस का सॉल्यूशन नजर आएगा मतलब बफर है, और बफर है तो यहाँ फर्स्ट H इन्वॉल्व है बफर में, तो पीएच इज pKa1 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, तो वो रेशियो हो जाएगा 1। तो पीएच की वैल्यू pK1 मिलेगी। तो यहाँ पे ये 2.4 के बराबर है पीएच, तो दैट मीन्स कि pK1 हमारा 2.4 के बराबर आएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, सेकेंड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट पे। अब सेकेंड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब कि H2A पूरा कन्वर्ट हुआ पहले HA में, और फिर HA आधा कन्वर्ट हुआ A-2 में, ठीक है। तो अगर मान लो ये A0 होगा, पूरा कन्वर्ट हुआ HA में, तो HA A0 बनेगा। फिर HA आधा कन्वर्ट हुआ A-2 में, मतलब ये A0/2 बचेगा और ये A0/2 बनेगा। यह है सेकेंड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। और सेकेंड हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट है अगर ये, तो इस केस में भी अगर देखें तो पीएच की वैल्यू हम pK2 के बराबर लिख सकते हैं,
और पीएच की वैल्यू pK2 के बराबर, क्योंकि रेशियो तो 1 है, तो पीएच दिया है 9.6। तो ये हमारे पास pK1 और pK2 की वैल्यू आ गई, राइट। फिर क्या पूछा है? पीएच एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पूछा है। अच्छा, पीएच एट फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पूछने का मतलब यहाँ पे है कि जो H2A है वो H2A कन्वर्ट हुआ है कंप्लीटली HA में, तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो H2A मान लो A0 है, HA में कन्वर्ट हुआ है तो HA बनेगा A0। तो अब इसका पीएच पूछा है, ये क्या चीज है भाई? ये नोटिस करो, लास्ट टाइम पढ़ा था, इनकम्प्लीट सॉल्ट है कि नहीं, जो एसिड का फर्स्ट एच न्यूट्रलाइज होके बना है। तो इसका पीएच क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट एच न्यूट्रलाइज होके बना है pK1 प्लस pK2 बाई 2। तो pK1 है 2.4, pK2 है 9.6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू देखो आ रही है 6। इसका मतलब इस केस में पीएच आएगा 6 और 6, तो ये। तो यहाँ पे एक खास चीज नोटिस कर लेना कि क्वेश्चन में अगर देखो तो ये फार्मूला देखने में इतना बड़ा हो सकता है हम डर जाएं। तो डर जाएं तो हमें कोई मतलब नहीं है, इतनी इक्विलिब्रियम में हमें कैलकुलेशन करनी है, तो वैल्यूज से मतलब होता है। तो देखो ये किसके सिमिलर काम करेगा? तो ये H2A के सिमिलर काम करेगा, बस H2A लेके क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। नाउ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भाई देखो, ये जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये जेई एडवांस का 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो कि कोई बहुत अनोखा क्वेश्चन नहीं है, जैसा तुम पढ़ रहे हो वैसे ही क्वेश्चन पूछे भी जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखो तो सॉल्यूशन जो है इसमें 0.01 मोल सबके हैं। मतलब हमारे पास अगर देखें तो H2CO3, NaHCO3, Na2CO3, NaOH, सबके 0.01 मोल है। ठीक है, अब H2CO3 की pK1 pK2 वैल्यूज हमें गिवन है, लॉग वगैरह गिवन है, तो हमसे सॉल्यूशन का पीएच पूछा गया है। भाई जब इतने सब मिला दोगे तो नोटिस करो कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? H2CO3। और सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? NaOH। तो सबसे पहले तो H2CO3 और NaOH रिएक्ट करेंगे कि नहीं? और डिपेंड करेगा अमाउंट पर इनके कि बनेगा क्या। तो H2CO3 को अगर हम NaOH से रिएक्ट कराएं तो पार्शियल रिएक्शन से ये बनाता है NaHCO3 प्लस H2O। और ज्यादा अमाउंट अगर NaOH का पड़ा है तो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी 0.01 मोल H2CO3 के और 0.01 NaOH के हैं, तो दिख रहा है दोनों ही लिमिटिंग है। ये रिएक्ट कर जाएंगे तो 0.01 मोल NaHCO3 के बनेंगे। और नोटिस करो कि इनकी रिएक्शन हो गई, इसके बाद 0.01 मोल तो और भी पड़े हुए हैं ना सॉल्यूशन में NaHCO3 के। तो फाइनली क्या क्या है? फाइनली है NaHCO3 जो कि है 0.02 मोल नेट, और Na2CO3 जो है 0.01 मोल, ये फाइनली है। तो अगर इसमें एक चीज नोटिस करो तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस ही तो है, और रेशियो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन कैसा काम कर रहा है भाई? बफर का काम कर रहा है। सॉल्यूशन बफर का काम कर रहा है जिसमें सेकेंड एच एसिड का इन्वॉल्व है। तो हम पीएच क्या लिखना चाहिए? सेकेंड एच इन्वॉल्व है तो पीएच इज इक्वल टू pK2 प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड। ठीक है, और pK2 की वैल्यू ऊपर 10.32 दी है,
प्लस लॉग हाफ बन जाएगा, मतलब -log 2, तो दैट इज 0.3। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन रहा है हमारा 10.02। तो पीएस सॉल्यूशन की जो आ रही दैट इज 10.02। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो इसी तरह के जो तुम पढ़ रहे हो, जैसा बताया गया है अभी, उसी तरह के क्वेश्चंस भी जेई में पूछे जा रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन जेई एडवांस के लेंगे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, ये आप नोटिस करो, जेई एडवांस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मतलब इसमें एक खास बात ये भी है कि प्रैक्टिकल जो आप लैब में करते हो, उस तरीके का डेटा क्वेश्चन में दिया है। तो अगर जिसको आइडिया नहीं है कि कौन सा डेटा उठाना होता है प्रैक्टिकल में, तो वो यहाँ पे गलती कर सकता है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अच्छा, हर क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि वीडियो आप उस समय पॉज करोगे, क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद देखोगे कि क्या अप्रोच है इन केस अगर कंफ्यूजन आता है तो। देखो यहाँ पे 5 ml 0.1 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लिया गया है, H2C2O4, और इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट NaOH। ब्यूरेट से धीरे धीरे NaOH डाल लें। तो वॉल्यूम NaOH का जो रिक्वायर्ड है टाइट्रेशन के लिए, वो कैलकुलेशन की गई है कि वॉल्यूम NaOH का कितना रिक्वायर है। तो पहले केस में डेटा आता है 12.5 प्रैक्टिकल में, दूसरे केस में 10.5, बाकी थर्ड 4 5 में डेटा आता है 9। तो अब सेम ही अमाउंट लेके अगर बार बार टाइट्रेशन कर रहे हो और अलग अलग डेटा आ रहा है, तो कौन सा डेटा चूज करना चाहिए? लास्ट के 3 अगर डेटा देखें तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यही एक्यूरेट रीडिंग होगी कि नहीं टाइट्रेशन की, और ये एक्यूरेट रीडिंग होगी तो यही डेटा हमें लेना चाहिए। अगर इन केस मान लो लास्ट के दोनों डेटा नहीं गिवन होते और तीनों रीडिंग अलग आ रही हैं या चारों रीडिंग अलग आ रही हैं, तो ऐसे केस में फिर हम एवरेज यूज करते हैं इन रीडिंग्स का। या अगर मान लो केवल 3 डेटा दिए होते, जिनमें से 2 डेटा सेम होते और एक अलग होता, ठीक है ना, या 2 डेटा काफी क्लोज होते और एक बिल्कुल डिफरेंट होता, तो फिर वो क्लोज वाले डेटा का हम एवरेज चूज करते। तो लैब में इस तरीके से हम एक्यूरेट जो रिजल्ट होता है उसके क्लोज जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन हो रहा है कुल मिला के NaOH से, तो रीडिंग फाइनली आई कि 9 ml NaOH रिक्वायर्ड है फॉर टाइट्रेशन, और NaOH की मोलरिटी पूछी गई है। तो हम यहाँ सीधा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अगर लगा दें तो लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी है 1, एन फैक्टर देखो इसका 2 है एसिड बेस रिएक्शन में, तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हुआ नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये हुआ मिली इक्विवेलेंट। और इसी तरह मिली इक्विवेलेंट NaOH के क्या लिखेंगे? अगर इसकी मोलरिटी x लें तो n फैक्टर NaOH का होता है 1, और n फैक्टर 1 तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम इन ml में जो आया है वो 9 ml आया। तो यहाँ से अगर चेक करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/9। x की वैल्यू 1/9 या 0.11 मोलर। तो NaOH सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है दैट इज 0.11 मोलर या 1/9 मोलर। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल लैब बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि डेटा किस तरीके से चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार कि क्या कैसे डेटा को चूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है और 2020 में आया हुआ है, पिछला भी 2020 में आया हुआ है, तो 2 क्वेश्चन है 2020 के। तो आपको ये तो आइडिया लग रहा होगा कि चैप्टर जो है आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास 0.1 मोलरिटी का एक वीक बेस है, जिसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं 0.1 मोलरिटी के एसिड HA के साथ।
और पीएच का जो वेरिएशन है वो ग्राफ में दिया है कि बेस में एसिड डालते हैं तो पीएच इस तरीके से चेंज होता है। और हमें पीकेबी वैल्यू बेस का पूछा गया है और रिएक्शन हमें दी गई है न्यूट्रलाइजेशन की। तो अगर रिएक्शन लिख लें कि बेस में हम एसिड डाल रहे हैं HA, बेस में हम एसिड डाल रहे हैं HA और इसकी रिएक्शन से सॉल्ट बन रहा है BH+। ठीक, तो ये रिएक्शन है। अब वैसे तो डेटा हमें क्या देखना होता है कि जो फ्लैट वाला पार्ट है इसका जो मिड पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंस पॉइंट को। बट यहाँ समस्या एक क्वेश्चन में थी कि भाई मिड पॉइंट जा कहाँ रहा है उसको मार्क नहीं किया है, तो एग्जैक्टली हमें मिड पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी वो क्लियर नहीं दिख रही है, तो यहाँ से देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन एक पॉइंट और अगर नजर डालें तो ये यहाँ से ग्राफ क्रॉस हो रहा है और ग्राफ यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो हमें एक चीज और दिख रही है कि ये वाले पॉइंट पे मतलब जब 3 ml हम डालते हैं HA का तो पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है। 3 ml डालते हैं तो पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है 11। ठीक है, और तुम्हें ये दिख रहा है भाई एक चीज कि 6 ml पे अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है तो 3 ml पे इसका मतलब आधा कंप्लीट होगा कि नहीं, तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन होगा 3 ml पे। तो 0.1 मोलरिटी का अगर बेस है हमारे पास और इसको 0.1 मोलरिटी के NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं तो तुम नोटिस करो कि 0.1 मोलर है और इसमें N0 मिलीमोल सपोज बेस के हैं और इसको जब एसिड से टाइट्रेट कर रहे हैं तो एसिड हमने मतलब कितना मिलाया, एसिड हमने 3 ml मिलाया तो 3 ml में 0.3 मिलीमोल आ जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि 0.6 मिलीमोल जब हम डालते थे तब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी, इसका मतलब N0 की वैल्यू 0.6 के बराबर होनी चाहिए। तो अभी 0.3 डाला है तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ये 0.3 बचेगा और प्रोडक्ट 0.3 बनेगा। ठीक है ना। अब HA स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इसका जो आयन है कॉन्जुगेट वो किसी काम का है नहीं, तो फाइनली सॉल्यूशन में हमारा वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो सॉल्यूशन क्या दिख रहा है भाई, बफर, बेसिक बफर। अब बेसिक बफर तो पीएच दिया है कि आ रहा है 11, तो पीओएच की वैल्यू हम देख सकते हैं 3, तो पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस। अगर लगाएं बफर का फार्मूला तो हमें दिख रहा है कि पीकेबी की वैल्यू जो है वो आ रही है 3, तो हमारा इस डेटा से आंसर एग्जैक्टली 3 आ रहा है। अब मान लो हम इधर का एक रफ डेटा उठा लेते कोई कि वैल्यू 6 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, तो यहाँ का डेटा लेके मिड पॉइंट लेने के बाद हमें क्या एक रेंज मतलब नजर आती, तो आंसर बेसिकली इसका एक पर्टिकुलर रेंज में दिया है कि किसी ने यहाँ का डेटा एक रफ चूज किया है या किसी ने यहाँ का चूज किया है, तो सारी वैल्यूज लेते हुए एक रेंज दी गई है। तो आंसर बेसिकली इस क्वेश्चन का जेई ने 2.8 से 3.2 की रेंज में दिया है। ठीक है ना। बट तुम क्वेश्चन में हमेशा देखना कि जहां से तुम एक्यूरेट मेजर कर पाओ वहां से कैलकुलेट करो। अच्छा क्वेश्चन है। नौ एक और काफी बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, जो जेई का तो है नहीं बट वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग ले लेते हैं, ये भी काफी काम का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 50 ml सॉल्यूशन है और 50 ml सॉल्यूशन 0.05 मोलरिटी का एसिड HA का है एंड 0.08 मोलरिटी का HB का है। इसका मतलब दो वीक एसिड का मिक्सचर है जिसमें मोलरिटी इनकी 0.05 0.08 है और इसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं NaOH से। भाई जब दो वीक एसिड पड़े हुए हैं और NaOH डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो, तो पहले किससे रिएक्शन करेगा, इन दोनों में जो स्ट्रॉन्गर एसिड है उससे रिएक्शन बेस करेगा और वो अगर कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट जो वीकर एसिड है उसके साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब HA के साथ
पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी, और HA के साथ पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी तो HA के साथ जरा रिएक्शन लिख लेते हैं NaOH की। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना इस पे। तो ये सॉल्ट बन रहा है Na+H2O। अब 50 ml 0.05 मोलरिटी का था हमारे पास, और 50 ml 0.05 मोलरिटी का था, तो कुल मिला के मिलीमोल हो जाएंगे, कहाँ गया 50.5, 2.5 मिलीमोल हो गए HA के, ठीक है ना। 50 ml 0.5 मोलरिटी का, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये मिलीमोल आ गए HA के। और NaOH जो डाला है वो 0.2 मोलरिटी के NaOH से टाइट्रेशन कर रहे हैं, और 0.2 मोलरिटी के NaOH से टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो पीएच फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर बतानी है। अच्छा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है इस केस में, कि हमारे पास दो एसिड है, तो जब उनमें से पहला एसिड जिसके साथ रिएक्शन हो रही है वो पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, एक तो NaA मिलेगा और प्लस दूसरा एसिड HB मिलेगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। और HB भी रिएक्ट कर गया तो उसको बोलेंगे सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे हमें Na और NaB ये नजर आएगा, ठीक है। तो अभी बात हो रही है हमारी फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट की। इसका मतलब NaOH कितना मिलाना पड़ेगा, 2.5 मिलीमोल मिलाना पड़ेगा, तो ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्ट बनेगा 2.5 मिलीमोल। अब अगर 2.5 मिलीमोल NaOH के चाहिए तो कितना वॉल्यूम डालें, क्योंकि है तो 0.2 मोलरिटी का, और 0.2 मोलरिटी का है, तो NaOH का वॉल्यूम कितना चाहिए कि 2.5 आ जाए इसका मिलीमोल। तो NaOH का वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करके चेक कर लो तो ये आ जाएगा 12.5। इसका मतलब अगर 12.5 ml NaOH लें तो 0.2 मोलरिटी आ जाएगी, ठीक। अब अच्छा क्या होगा अगली सिचुएशन, भाई हमारा Na बना है जिसमें A- काम कर रहा है बेस का, और HB काम कर रहा है एसिड का। तो ये बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, और बेस इस एसिड के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा, तो फाइनली ये बनेगा Ha एंड B- आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें फाइनल मोलरिटीज कैलकुलेट कर ली जाए कितनी कितनी है। तो एक तो अगर हम A- की मोलरिटी की बात कर रहे हैं तो इसके मिलीमोल है 2.5। पहले वॉल्यूम था सॉल्यूशन का 50, बाद में 12.5 ml NaOH और ऐड कर दिया तो 62.5। तो मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml, ये आ गई इसकी मोलरिटी, और ये वैल्यू 0.04 मोलर आएगी। इसी तरह एसिड जो अपना HB है वो कितना होगा फाइनली, तो HB के जो मिलीमोल हैं वो मोलरिटी तो थी 0.08 और वॉल्यूम है 50, तो इतने मिलीमोल स्टार्टिंग में थे, फाइनल वॉल्यूम 62.5 है, तो यहाँ से मोलरिटी HB की आ जाएगी, तो HB 0.064, इतने मोलर आ रहा है HB 0.064। अब जब ये आ गए तो जरा देखते हैं वैल्यू, A- है 0.04 और HB है 0.064, ठीक है ना। तो कम A- है तो हम मान लेते हैं कि X मोलर रिएक्शन कर गया ये, तो HB भी X मोलर रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट X मोलर बनेंगे, ठीक। अब अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो जरा नोटिस करो कि अगर तुम HB के आयनाइजेशन की रिएक्शन लिखो H+ + B-,
और HA के आयनाइजेशन की रिएक्शन रिवर्स लिखो, H प्लस प्लस A माइनस, और इन दो रिएक्शन को जोड़ दो तो रिक्वायर्ड रिएक्शन मिलेगी कि नहीं? ठीक है, इन दो रिएक्शन को ऐड करके रिक्वायर्ड रिएक्शन मिलेगी। तो रिक्वायर्ड रिएक्शन मिलेगी तो पहले का कांस्टेंट है, अगर हम बात करें K2, दूसरे का कांस्टेंट अगर बात करें तो 1/K1, तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K2/K1। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या नजर आएगा? K2/K1। ठीक है, तो अब इस K2/K1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² अपॉन 0.04 माइनस x इंटू 0.064 माइनस x। ये हमारा इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन आ गया, और इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन आ गया तो अब हमें pk1 की वैल्यू 3.8 दी है, pk2 की वैल्यू हमें 8.2 दी है। ठीक है, और K2/K1 में अगर log ले लो माइनस लगा दो तो ये वैल्यू pk2 माइनस pk1 दिखेगी। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जैसे K2/K1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, K2/K1 की वैल्यू हमने x मान ली। अब इसमें अगर log ले लें तो log x हो जाएगा log K2 माइनस log K1, तो इसको लिखेंगे हम माइनस pk2, इसको लिखेंगे प्लस pk1, तो यही वैल्यू तो बनेगी, pk1 माइनस pk2, ये वैल्यू आ रही log x की। तो माइनस pk2 तुम्हारा हो गया -8.2, प्लस pk1 जो हो गया ये वैल्यू है 3.8, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 4.4 माइनस का। अब 4.4 माइनस का आ रहा है तो एक काम कर लेते हैं कि इसमें हम -0.6 और +0.6 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -5 +0.6, और -5 को log 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, और 0.3 होता है log 2, तो 0.6 को log 4 लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू log ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻5 दिखेगी log x की। तो x यहाँ पे K2/K1 जो था वो 4 इंटू 10⁻⁻5 हमें नजर आएगा। देखो इस तरीके से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻5 आ गई। अब ये वैल्यू अगर 4 इंटू 10⁻⁻5 आ रही है, ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू तो काफी स्मॉल है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? बहुत ही स्मॉल है, और बहुत ही स्मॉल है तो अगर तुम देखो तो x की वैल्यू ये 0.04 के रिस्पेक्ट में क्या निग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए, और 0.04 के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होनी चाहिए, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पूरी वैल्यूज को। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा का मतलब कि x की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, और x की वैल्यू बहुत छोटी आएगी तभी ये बनेगा इसके बराबर। तो x को हम निग्लेक्ट कर लेते हैं और निग्लेक्ट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर सेटिस्फाई करे कंडीशन तो ओके। तो इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं x² अपॉन
0.04 into 0.064 इक्वल टू 4 into 10 to the power -5। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो x को सिंप्लीफाई कर लें तो x की वैल्यू 3.2 into 10 to the power -4 आ रही। और तुम देखो तो ये वैल्यू निग्लिजिबल ही है जो हमने 0.04 के रिस्पेक्ट में या 0.064 के रिस्पेक्ट में हटाई है ना। तो 3.2 into 10 to the power -4 ये वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए भाई पीएच। अब पीएच चाहिए तो इन दो एसिड बेस में से किसी एक की इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लो। देखो हमें इक्विलिब्रियम पर HB और B माइनस की वैल्यू पता है तो H प्लस इसकी मदद से निकाल सकते हैं। जैसे इनकी इक्विलिब्रियम अगर लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि HB इक्वल टू H प्लस प्लस B माइनस। तो HB की वैल्यू जो थी 0.064 और B माइनस था 3.2 into 10 to the power -4। तो हमें H प्लस मिल जाएगा तो K2 को हम लिख सकते हैं H प्लस इंटू 3.2 into 10 to the power -4 डिवाइडेड बाई 0.064। ठीक है, और यहां से हम वैल्यू निकाल पाएंगे इजिली। क्लियर? किसी भी एक इक्विलिब्रियम को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो ये जो H प्लस की वैल्यू है ये वैल्यू लगभग 1.28 into 10 to the power -6 मोलर है। तो करेस्पॉन्डिंग पीएच 5.9 आएगा। क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे मत जाओ, क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली उस पर फोकस करो। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि दो वीक एसिड का मिक्सचर था जिसको हम बेस से टाइट्रेट कर रहे थे। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड था जब वो पूरा रिएक्ट कर गया तो उस पॉइंट को हम बोल रहे हैं फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, और वहां पे पीएच कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पर एक वीक एसिड और दूसरे वाले वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे हम पीएच कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में इतना ही, और बाकी फिर हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्युबिलिटी पर डिटेल में जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सो दैट और लोग भी एडवांटेज ले पाएं जिनको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।